हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपने देखा था कि कल मैं आपके लिए लीबिग थ्योरी से बेस्ड 2 क्वेश्चन लेके आई थी पेपर 3 का, जिसमें से सेकंड क्वेश्चन मैंने बाउंडेड कन्वर्जेंस का आपको करा दिया है। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके एक बार चेक कर लेना, पेपर 3 मेजर थ्योरी। ओके, जो फर्स्ट वीडियो है उसे आप जरूर देख लेना, तभी जाके आपको आगे भी समझ में आएगा। ओके, अगर अभी तक आपने पेपर 1 रियल एनालिसिस का मेरा रीमन इंटीग्रल वाला नहीं देखा है वीडियो, तो पहले जाओ और देखो, फिर यहाँ आना। ओके, अब जरा ध्यान से देखो, ये जो क्वेश्चन है ना यहाँ पे कि आपको एल इंटीग्रिटी चेक करना है। अगर आप एक बार बुक खोल के देखोगे ना, तो ये लीबिग जो है इतना बड़ा और इतना मतलब टफ टॉपिक है ना, और इतना लेंदी है ना कि मेरे पास देखो खुद ही टाइम नहीं है कि मैं आपको मतलब इतना डिटेल में पढ़ाऊँ, और आपके पास खुद भी टाइम नहीं है। आपको खुद हर चीज मतलब छोटे से टाइम में ऐसा चाहिए जो आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलो देखो, यहाँ पे ना हम क्वेश्चन को करेंगे बट थोड़े से अलग अंदाज में करेंगे। लीबिग की बातों को मतलब फॉलो करेंगे बट बुक की तरह नहीं करेंगे, इजी वे में करेंगे ताकि आप एग्जाम में खुद से लिख पाओ। अगर बुक की तरह मैं वैसे बड़े बड़े सैम्बल और थ्योरम लिख दूंगी ना, तो आपको कुछ भी याद नहीं रह पाएगा, क्योंकि याद वही चीज रहता है जो आपको समझ में आता है। देखो जरा ध्यान से, मैं ना यहाँ पे आपको चीजों को लिंक करवा रही हूँ। पेपर 2 में जो आपने पढ़ा है रीमन इंटीग्रल, हम अभी यही क्वेश्चन करने वाले हैं, डोंट वरी। ठीक है, हमने जो रीमन इंटीग्रल किया पढ़ा है पेपर 2 में, उसमें एक्चुअली है क्या कि किसी भी फंक्शन को हम कब कहेंगे कि ये रीमन इंटीग्रल होगा कि नहीं होगा। तो देखो जरा ध्यान से, सबसे पहला जो नेसेसरी कंडीशन था ना, ये आप साइड में ना नोट भी कर लेना। सबसे पहले जो नेसेसरी कंडीशन था वो था फंक्शन शुड बी बाउंडेड। फंक्शन कैसा होना चाहिए? बाउंडेड। अब बाउंडेड फंक्शन ही कहने का मतलब होता है कि फंक्शन की वैल्यू किसी m से छोटा होना चाहिए, जहां m क्या है? आपका रियल नंबर, तभी तो बाउंडेड कहोगे ना कि फंक्शन जो है वो आपका बाउंडेड है, उसकी जो रेंज है ना वो फिक्स है, ऊपर से भी और नीचे से भी, है ना। अब जरा ध्यान से देखो, लेकिन ये नेसेसरी कंडीशन था बट ये सफिशिएंट कंडीशन नहीं था। रीमन इंटीग्रल के लिए नेसेसरी का मतलब क्या होता है? ये आपको चाहिए ही चाहिए, और सफिशिएंट मतलब कि वो कंडीशन अगर हो जाता है तब तो आपका 100% वो हो गया इंटीग्रल, है ना। इसके लिए जो सफिशिएंट कंडीशन था, सफिशिएंट कंडीशन रीमन इंटीग्रल के लिए, अब आप कहोगे कि पढ़ाना है लीबिग इंटीग्रल और मैम बता रही है रीमन इंटीग्रल, क्यों भाई? तो कुछ बात है, तभी तो थोड़ा सा पेशेंस रखो। ठीक है, देखो सफिशिएंट कंडीशन क्या था इसके लिए, रीमन इंटीग्रल के लिए, कि फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस फंक्शन पढ़े हो ना 12th में। मैं जानबूझ के मतलब चीजों को उस तरफ मोड़ मोड़ के ले जाती हूँ जो आपने 12th में पढ़ा हो, 11th में पढ़ा हो, और आपको इजीली समझ में आ जाए, है ना। देखो फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस फॉर गिवन डोमेन। जो आपका डोमेन गिवन है ना, दैट इज, यहाँ पे जो डोमेन दिया है वो क्या है? 0 to 1 क्लोज इंटरवल। अगर ये फंक्शन आपका बाउंडेड भी हो जाए और साथ ही साथ ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस भी हो जाए, तो हम कहेंगे ये फंक्शन रीमन इंटीग्रल को फॉलो करता है। ठीक है, अब आ जाओ लीबिग इंटीग्रल पे। देखो मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। देखो लीबिग जो मेजर थ्योरी है ना, वो काफी बड़ी है, और मैं अभी उस मूड में नहीं हूँ कि इतना मैं मतलब टॉपिक को खींचूं, आपको इतना अंदर ले जाऊं, हमारे पास समय तो है नहीं, ये तो आप जानते ही हो। तो मैं मतलब चीजों को ना सॉर्ट कर रही हूँ। ठीक है, सॉर्टिंग करने में ही मुझे सोचना पड़ रहा है कि कैसे मैं सॉर्ट करूँ जो आपको समझ में आए। तो जरा ध्यान से देखना, लीबिग साहब, मैंने पहले ही बताया कि पहले रीमन इंटीग्रल आया, उसके बाद आया आपका लीबिग इंटीग्रल। लीबिग साहब ने क्या कहा था कि जो रीमन इंटीग्रल है, इफ अ फंक्शन इज फॉलोइंग आर इंटीग्रल
it will also follow an integral। सबसे पहली बात ये थी कि अगर कोई फंक्शन रीमन इंटीग्रल को फॉलो करता है तो वो लीबेग इंटीग्रल को भी फॉलो करेगा। बट कुछ ऐसे भी फंक्शन हैं जो कि रीमन को फॉलो नहीं करता है। Some function which don't follow R integral still can be L integral if केवल और केवल तभी ऐसा होगा जब हम फंक्शन को अगर इंटीग्रेट करते हैं fx dx फॉर द गिवन डोमेन। और यहाँ पे जैसे कि फंक्शन है आपका ना x और x स्क्वायर 1/x², इसको अगर आप इंटीग्रेट करते हो तो ये क्या आ जाए आपका लेस देन इन्फिनिटी, कोई फाइनाइट नंबर आ जाए फॉर x टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पे हम कहेंगे क्या कि ये लीबेग इंटीग्रल हो जाएगा। हालांकि ये काफी लेंदी है, लीबेग इंटीग्रल को समझने में आपको काफी समय लगेगा, मतलब मुझे बहुत डीप में जाना पड़ेगा। बट यहाँ पे मतलब मजे की बात क्या है ना कि एग्जामिनर आपको इतना आसान क्वेश्चन दे रहा है, वो खुद चाह रहा है कि आप फेल ना करो, है ना। यही क्वेश्चन को अगर आप बुक में देखोगे ना तो वहां पे आपको यहाँ पे d/dx ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, यानी वहां पे क्वेश्चन को टफ बना दिया गया है। जो बुक में क्वेश्चन है वहां पे क्या कह रहा है कि आप पहले इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो और उसके बाद जाके चेक करो एल इंटीग्रल है कि नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपको मान लो कि एल इंटीग्रल का बेसिक भी नहीं पता है, क्योंकि आपने अभी नहीं पढ़ा है, आप अभी तक पेपर 3 पलटे भी नहीं हो, मान लो, इमेजिन, स्टिल आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। पता है कैसे? अगर मान लो कि कोई मतलब हम अगर किसी तरीके से इसको आर इंटीग्रल साबित कर दिए तो भाई ऑटोमेटिक ये एल इंटीग्रल हो जाएगा, है कि नहीं। फटाफट इतना चीज आप नोट करिए, ओके। अब देखो जरा कि इसी क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या कर लेना कि इस फंक्शन की ना बाउंडेंसी चेक कर लें कि बाउंडेड है कि नहीं, और फिर कंटिन्यूटी चेक कर लें कि कंटिन्यूअस है कि नहीं। फिर कहेंगे कि अगर दोनों हो गया तो आर इंटीग्रल, और आर इंटीग्रल अगर हो गया तो फिर भाई नाचो एल इंटीग्रल भी हो जाएगा, है कि नहीं। चलो लेट्स सी। अब देखो जरा, ये फंक्शन है आपका x² sin 1/x², ठीक है। पहले तो फंक्शन को चेक कर लें फॉर द गिवन डोमेन। डोमेन आपका क्या दिया हुआ है, इसका 0 है, 0 to 1 है और 1 भी है ना। अगर मान लो कि मैं ना इसका मतलब वैल्यू जो है x का वैल्यू अगर 0 ले लेती हूँ, लेट सपोज x क्या है 0, x अगर आप 0 लोगे ना तो यहाँ पे आप लिमिट लगा के सॉल्व करोगे, क्योंकि अंदर वाला क्या है आपका 1/x², तो और फिर भी आपका ये यहाँ पे x² की वजह से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो x = 0 पे इसकी फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, एंड फॉर x 0 to 1, अगर हम 0 to 1 लेते हैं इसकी वैल्यू तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा x² sin 1/x²। यानी एक बार फंक्शन की वैल्यू 0 है और एक बार तो फंक्शन जो है वो खुद ऐसे ही मैं लिख दे रही हूँ, इसको बाद में देखेंगे कंटिन्यूटी चेक करते वक्त कि क्या होता है, ठीक है। तो अभी सबसे पहले तो हम फंक्शन का बाउंडेड देखेंगे कि फंक्शन की वैल्यू कहाँ से कहाँ है ना। अब जरा ध्यान से देखना, ये जो आपका है ना मतलब फंक्शन में दो फंक्शन है, अगर ध्यान से देखो, मान लो इसको मैं f1 लिख देती हूँ और इसको f2, ठीक। तो ये देखना कि आपका कोई भी साइन थीटा जो होता है, कोई भी मैं मतलब जनरल साइन थीटा की बात कर रही हूँ, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। ये तो बच्चे जानते हैं ना, ये 0 to π, और इसकी जो रेंज होती है ना वो क्या है 1 to -1। देखो इस तरह अगर एग्जाम में आप आंसर लिखोगे ना तो एग्जामिनर को भी समझ में आ जाएगा कि बच्चा ना किसी बुक से नहीं लिखा है, ये खुद से लिखा है। अब जरा ध्यान से देखो कि साइन थीटा की वैल्यू -1 to 1 होती है, और थीटा की जगह कुछ भी ले लो, ये -1 to 1 ही होती है। सो
वी कैन से कि ये जो आपका साइन 1/x² है, इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ होगी, -1 से लेके 1 के बीच होगी। इज इट क्लियर? यहाँ तक तो कोई किसी को दिक्कत नहीं। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो F2 है इसकी वैल्यू -1 से कहाँ तक है, 1 तक। तो सो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो टोटल fx है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, -x² से लेके x² होगी कि नहीं? अब बताओ, यहाँ कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये तो बच्चों वाली चीज है कि अगर इसकी वैल्यू -1 से 1 है तो टोटल की वैल्यू -x² से x² के बीच होगी, है कि नहीं? अब हम x² को देखते हैं फॉर द गिवन डोमेन। ओके, जल्दी नोट करो। ठीक है ना, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो कि फॉर x बिलोंग्स टू 0 to 1 जो x² है ना इसकी मैक्सिमम कितनी वैल्यू हो जाएगी, x² की मैक्सिमम वैल्यू 0 to 1 में वही मिलेगी ना जहाँ पे x मैक्स होगा। तो क्या हो जाएगा ये 1 और x² की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ठीक है, अब देखो x² की मिनिमम वैल्यू 0 है और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 1। तो यहाँ जो ये आपका फंक्शन है उसका मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा 0। अच्छा, ये जो टोटल फंक्शन है क्या ये इसका मतलब वैल्यू जो है उसका मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा 0 to 1 में 0 और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितना हो जाएगा 1। ठीक है, निगेटिव वैल्यू इसका नहीं होगा। वैसे तो आप चाहो तो मतलब एक ही बार में हमें फंक्शन देख के ही समझ में आ रहा था कि इसकी वैल्यू 0 to 1 ही आएगी, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये -1 to 1 होता है, बट x की वजह से 0 हो जाएगा, -1 इसकी मिनिमम वैल्यू नहीं आएगी, है ना। बट एग्जाम में जितना एक्सटेंड करके लिखोगे उतना ज्यादा नंबर आएगा, है कि नहीं। तो आप लिख सकते हो कि f(x) कहां से कहां तक होगा, 0 से लेके 1 तक होगा। सो कह सकते हो कि f(x) इज अ बाउंडेड फंक्शन। क्या कह सकते हो कि f(x) कैसा है, बाउंडेड फंक्शन है। अब हम इसकी कंटिन्यूटी को चेक करेंगे। ओके, कंटिन्यूटी के लिए क्या करते थे, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f(x) निकालते थे और लिमिट x टेंड्स टू, अब 0 माइनस तो निकालेंगे नहीं ना यहाँ पे, क्योंकि आपको 0 से पीछे जाने की तो जरूरत ही नहीं है, 0 से ही डोमेन शुरू है। अगर आपका x = 0 मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, है ना। आपको याद है कि जब हम मतलब राइट हैंड लिमिट अगर मतलब 0 पॉइंट पे अगर राइट हैंड लिमिट और आपका फंक्शन की वैल्यू दोनों अगर सेम आ जाता है तो हम कहते हैं कि फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है ना। और अभी हमने देखा था कि f(0) भी क्या आ जा रहा है आपका 0, और लिमिट के टर्म में भी अगर आप निकालोगे लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x² sin 1/x², ये तो बच्चों वाला सवाल है, इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। सो यू कैन से फंक्शन कैसा है, फंक्शन इज बाउंडेड एंड कंटिन्यूअस। अब देखो जब फंक्शन आपका बाउंडेड भी निकल गया, कंटिन्यूअस भी निकल गया, we know that a function which is bounded and continuous will be R integral, and it is well known that every R integral is also L integral, है ना। अब आप कहोगे कि अगर ऐसा होता कि कंटिन्यूअस नहीं आता तब क्या करते, भाई कंटिन्यूअस नहीं आता तो फिर लीबेक के थ्योरम का इस्तेमाल करते, फिर लंबा चौड़ा आपको कंसेप्ट बताना पड़ता। बट चिंता मत करो, एग्जाम में आपका जनरली ऐसा ही क्वेश्चन आएगा जो कि आपका आर इंटीग्रल हो जाएगा और वो ऑटोमेटिक लीबेक इंटीग्रल भी हो जाएगा। मैं वरना मुझे बहुत ज़्यादा लीबेक पढ़ाना पड़ेगा और अभी थोड़ा मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, मुझे खुद भी पढ़ना पड़ रहा है। ओके,
क्योंकि मेरा भी तो एग्जाम है आफ्टर ऑल, है कि नहीं। तो आप एक काम करो, इसको ना, इस क्वेश्चन को आप आर इंटीग्रल प्रूफ कर दो और लास्ट में स्टेटमेंट जोड़ के इस क्वेश्चन को एल इंटीग्रल भी प्रूफ कर दो। ओके, कीप वॉचिंग एंड सपोर्टिंग मी, ठीक है। मैं पेपर 7 का लिस्टेड कंडीशन और अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन की वीडियो डालूंगी थोड़ी देर में। ओके, कीप वॉचिंग, थैंक यू।